हेलो। यस अखिलेश। हाँ अखिलेश सर, गुड वेलकम। जहां से ड्रॉप ऑफ किया था उसके आगे आप स्टार्ट कीजिए, आपको हैंड ओवर किया जाता है। प्लीज टेक इट ओवर। अखिलेश, आज 25वें सेशन में आप सिविल सर्विसेज का ज्योग्राफी में आगे अर्थ जो पढ़ाएंगे, आप आइए, टेक ओवर। वेलकम अखिलेश जी। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले सेशन में अक्षांश और देशांतर मैंने शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहले अक्षांश के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। कुछ चीजें मैंने बता दिया था, रिवाइज कर दे रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, और पृथ्वी पर, पृथ्वी के ग्लोब पर या मानचित्र पर, दोनों पर जो पैरेलल ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, इन रेखाओं को ही जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब ये खींची कैसे गई हैं, प्रश्न ये आता है। ये खींची गई हैं, अगर इसको पृथ्वी मान लिया जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे, और इसको ऐसे काट दिया जाए। एक इमेजिन कीजिए कि यहाँ से एकदम उत्तरी ध्रुव से लेते हुए और ये दक्षिणी ध्रुव तक ऐसे एकदम काट दिया जाए, तो ये दो हेमिस्फीयर, दो गोलार्ध बन जाएंगे। और अगर ऐसे करके ऐसे मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का कुछ फेस सामने आपको एक वृत्त के रूप में दिखेगा। अब इस वृत्त पर काल्पनिक रूप से आप सोचिए, एक प्लेन पेपर रख दीजिए और इस तरीके की लाइन खींच दीजिए। इस तरीके की जब आप लाइन खींचते हैं तो ये जो कोण बनता है, यहाँ पर सेंटर पे ये जो कोण देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सब पिछली बार मैंने बताया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 0 से लेके यहाँ तक एक एक डिग्री पे अगर कोण बनाते जाएंगे तो टोटल 90 कोण बनेंगे। 1 2 इस तरीके से करते करते ये जो वर्टिकल लाइन आएगी, ये जो है 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक एक बिंदु ऐसे बनाते जाइए, इस साइड में भी एक एक बिंदु, एक एक डिग्री पे, ये ध्यान दीजिएगा, एक अंश के कोण पे, एक डिग्री के कोण पे इधर एक बिंदु, और एक डिग्री के कोण पे इधर एक बिंदु। और जब आप ये जो काटे हैं ऐसे, जब ऐसे आप बना लेंगे तो ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। फिर दोनों को जब आप जोड़ देंगे एक ही साथ, तो एक डिग्री वाला एक बिंदु आपको यहाँ मिलेगा, एक बिंदु इस साइड में मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को ऐसे जब मिला देंगे तो 1 डिग्री ये अक्षांश हो जाएगा। ऐसे ही 2 डिग्री वाला मिला दीजिए, 3 डिग्री वाला मिला दीजिए, मिलाते मिलाते ऐसे ऊपर चले जाएंगे। तो अंत में आपको इस तरीके का कुछ काल्पनिक रेखाएं एक गोले पर, जिसे मतलब हमने मान लिया है कि पृथ्वी एकदम गोल है, तो ऐसे जो रेखाएं मिलेंगी इन्हीं को जो है अक्षांश रेखाएं कहा गया है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा गया है। अब यही चीज आप नीचे भी 0 डिग्री से नीचे भी करेंगे, और 0 डिग्री से नीचे भी ऐसे ही पैरेलल रेखाएं ऐसे खींच लेंगे एक एक डिग्री के अंदर। तो ये आपको इस तरीके का पूरा अक्षांश रेखाएं पूरी मिल जाएंगी। अब ये क्या होगा, एक वृत्त टाइप में होगा। ये जान जाइए, ये चूंकि 3D नहीं है इस कारण से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप उत्तरी ध्रुव से देखिए तो ऐसे एक वृत्त मिलेगा पूरा। ये पूर्ण वृत्त होता है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ से तो सिर्फ चूंकि 2D है ये, तो ये इतना ही पोर्शन दिखेगा, लेकिन ये उस साइड से भी ऐसे आएगा, तो ये पूरा एक वृत्त होगा। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, ये वृत्त है, संपूर्ण वृत्त है। और इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, जो ठीक मध्य से होकर जाती है, दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य से होकर जाती है। यह रेखा पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये सबसे बड़ी रेखा है। तो सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो कौन सा है, विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक।
इसके बाद क्रमशः ये एक एक डिग्री पर ऐसे बढ़ते हैं। 90 डिग्री नहीं है, ये पॉइंट है। 90 डिग्री जो है वृत्त न होकर एक पॉइंट है। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी भी। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षांशों की संख्या पूछ रहा है तो उत्तर दूसरा हो जाएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है तो उत्तर दूसरा हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या गिन लीजिए, 0 डिग्री से उत्तर 90 अक्षांश, 0 डिग्री से दक्षिण 90 अक्षांश, 90 प्लस 90 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये 0, ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 181। ये क्या है, अक्षांश रेखाओं की संख्या, सॉरी अक्षांशों की संख्या। नाइन्टी दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में, और एक मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तीनों हम लिख दिए हैं, इन तीनों का योग आ रहा है 181, 181। जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में, हालांकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो चुका है, सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जल्दबाजी में हम ये 20 वाला छोड़ देते हैं, इसी कारण से उसमें एक ऑप्शन 180 भी दिया रहता है, वो जल्दबाजी में लगा के चले जाते हैं, ऐसी गलती न होने पाए। 181। अब अक्षांश रेखाओं की बात आती है, तो ये क्या है, ये पॉइंट है, रेखा नहीं है। अगर आप देखते जाइए तो अगर मान लीजिए इसको हम कहें कि ये 89 डिग्री, 89 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो रेखा 89 तक तो है, लेकिन 90 रेखा नहीं है। यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी देखें तो 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक रेखा है, लेकिन 90 डिग्री ये जो है रेखा नहीं है। ग्लोब पर अगर बात करें तो ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ग्लोब पे बात कर रहे हैं, पृथ्वी सामान्य रूप से हम ग्लोब के रूप में ही कल्पना करते हैं, ऐसे मैप के रूप में चपटी पृथ्वी की तो कल्पना करते नहीं है। तो उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं नहीं है, तो इस कारण से अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है तो इसमें से ये 90 उत्तरी 90 दक्षिणी ये दोनों घटा देंगे, ये आ जाएगा 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये चीज ये ध्यान दीजिए, अक्षांशों की संख्या 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। ठीक है, अब अगली चीज आती है इनकी विशेषताएं क्या। पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश, और विषुवत रेखा से क्रमशः उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। पहली विशेषता, उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। दूसरी विशेषता क्या, कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। क्रमागत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, तो क्रमागत शब्द का मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 डिग्री के बीच, 44 और 45, 44 और 45 के बीच, 63 और 64 के बीच, 79 और 80 के बीच, ये क्रमागत अक्षांश रेखाएं हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी कहीं भी देखिए तो ये हमेशा एक समान रहेगी, और ये कितनी है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये है
111.13 किलोमीटर। ठीक है, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज भाई दिव्य थोड़ा सा और डीप जाके पूछे तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछता है, आप ये जानते हैं कि कोण को 1 डिग्री, 1 अंश हिंदी में कहा जाता है, 1 डिग्री इंग्लिश में कहा जाता है, 1 डिग्री को भी फिर विभाजित किया गया है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यहाँ मिनट का मतलब समय वाला मिनट नहीं, यहाँ पर कोण। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट की दूरी कितनी होती है वो याद कर लीजिए, 18 किलोमीटर। 1 मिनट बराबर 18 किलोमीटर। और फिर 1 मिनट को 60 सेकंड में भी बांटा गया है, तो 1 सेकंड बराबर होता है दूरी, अगर दूरी के परिप्रेक्ष्य में माने 1 सेकंड 30 मीटर। 30 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद कीजिएगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हिंदी में कटिबंध और इंग्लिश में जोन कहा जाता है। यहाँ अक्षांशों की बात आ रही है, देशांतर में आएंगे तो कुछ और कहा जाता है, वहां हम बताएंगे। ठीक है, तो ये अक्षांशों के बारे में ये चीज हो गया। इसके बाद हेलो हाँ बोलो सर। जी, वो बोल रहे थे, मान लीजिए वो 1 सेकेंड में पृथ्वी 30 मीटर उसका रोटेशन रहता है क्या सर? मतलब अरे नहीं, फिर वही आप कंफ्यूज कर गए। फिर हम बता रहे हैं, यहाँ सेकेंड का मतलब जो है उसकी दो अक्षांशों के बीच की दूरी थी। नहीं, तो ये बताइए, पृथ्वी आपकी कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे घूम रही है ना जी। और ये जो दूरी हम बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं क्रमशः जी। तो उससे क्या मतलब हुआ? वहां सेकंड वो हम आपको बताएंगे, वहां चर्चा करेंगे जब देशांतर बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है जी, जी। तो वो उसका जो भी रोल आएगा पृथ्वी के घूमने का, वो देशांतरों से संबंधित कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितना घूम जाती है, वो वहां हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ थोड़ा सा उससे डाइवर्ट हो जाएंगे, वो मत समझिए। हम आपको बता रहे हैं, ये चीज आप समझे नहीं। जैसे हमको लगा सर ये कि कोण टाइम बना जोन रहे हैं। जो नहीं, जी, एक मिनट थोड़ा जी। सुन लीजिए। हम ये हालांकि बहुत बड़ा कोण बनाए हैं, लेकिन समझाने के लिए बनाए हैं। जी, ये जी, अगर जी, मान लेते हैं कि ये कोण जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं 1 डिग्री कोण है, तो जी सर। इसको भी 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इससे भी जी, छोटी जी, दूरी होती है। तो जी, अब ये मान लीजिए कि ये हो गया एक जो भाग आएगा, इसको कहा जाएगा जी, 1 सेकेंड। 30। जी, जी, ठीक है, 1 जी, मिनट ऐसे, इसका निशान ऐसे होता है, सॉरी 1 मिनट कहा जाएगा, 1 मिनट ऐसे कहा जाएगा। एक छोटा सा ऊपर जो है वो चिन्ह लगा देंगे, इसको 1 मिनट कहा जाएगा। ठीक है, जी, अब इसको भी 60 बराबर भागों में बांट जाएंगे, तो ये जो छोटा वाला कोण हुआ ना, इसको कहा जाएगा सेकेंड, और इसको ऐसे 2 बार ऐसे कर देते हैं, ये सेकेंड हो गया। जी, ठीक जी। है, ये मिनट, अच्छा। ये कोण का सुन लीजिए। अब हम इसकी चर्चा कर ही दें, इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ये कोण जी, का जो है, ये मिनट और सेकंड वाला भी याद रखिएगा। खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो वहां जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या उस पर जो है क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है वो हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, देशांतर से संबंधित पूछा था, लेकिन यहाँ हम अक्षांश की चूंकि बात कर रहे हैं, तो अक्षांश पे एक क्वेश्चन फ्रेम करके हम आपको बता रहे हैं। ये लिखा, कर्क रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, इतना जानते हैं। अब अगर मान लीजिए, सामान्य रूप से किसी बड़े एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ देता है किसी अन्य एग्जाम में कि कर्क रेखा होती है और ये अक्षांशों का मान दे दिया, आपको दे दिया 23 डिग्री 50 मिनट, ऐसे दे दिया 23 डिग्री
30 मिनट 66 डिग्री, ये मान लीजिए नॉर्थ दे दिया, ये दोनों नॉर्थ दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया, यही मान देके 23 डिग्री 50 मिनट साउथ और 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 4 ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी, हाँ, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये सर 4 ऑप्शन दिया। क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कर्क रेखा, निम्न में से कर्क रेखा किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? निम्न में से किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक है, जल्दबाजी में क्या करते हैं लोग कि इसको ट्रिक लगा के चले जाते हैं 23 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप से दशमलव में जब लिखना होता है तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं कि 23.5 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसी को कई बार, जबकि आंसर आपका क्या होगा, ये होगा 23 डिग्री 30 मिनट। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो मानक समय रेखा, मानक समय देशांतर रेखा है, वो क्या है? 82.5 डिग्री। और क्वेश्चन पूछा था कि हाँ 82.5 है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा, ऐसे ही ऑप्शन दिया था कि वहां पूर्वी पश्चिमी होता है, तो दिया था कि भारत की मानक समय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। 4 ऑप्शन ऐसे आपको दे दिया था। तो वहां जल्दबाजी में यही चीज गड़बड़ हुआ था कि यहाँ जो है, ये जो आधा 60 का आधा 30 हुआ ना, तो 23.5 ये हुआ, कोण के मामले में 23.5 डिग्री जो आप कहते हैं ना, ये हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए तो ये कोण अभी आपको मैंने समझाई दिया कि कोण का जो है डिवीजन किया गया और छोटा उसको किया गया, जैसे समय में है घंटा, मिनट, सेकेंड। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो मिनट और वो सेकंड की बात यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कोण से संबंधित है। यहाँ सब पहले ही मैंने बता दिया था कि समय से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए, मैं ये बता रहा था कि ये मान भी बता दिया कि पृथ्वी पर दूरी कितनी होगी। अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री पर ये कोणीय दूरी ये है, यानी इसके केंद्र से ये है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 मिनट की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लंबाई, यहाँ वेग और चाल से मतलब नहीं, ये दूरी कितनी है, 1 मिनट की दूरी जो है, ये मैंने आपको बता दिया 18 किलोमीटर, और 1 सेकेंड अगर पूछ दे इतना। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो सकता है बना दे, अभी तुरंत मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बना दे तो ऐसे कीजिएगा। हम वहां अभी उसमें हो सकता है बन जाए देशांतर वाले में, क्योंकि वहां समय की बात आएगी तो वहां हम आपको बताएंगे ये चीज। फिलहाल में हम लोग आते हैं कि अब ये इसमें अक्षांश रेखाएं तो तमाम सारी हो गई, 181 टोटल अक्षांश हो गए और 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। इसमें कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इसमें सबसे फेमस जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, सबसे ज्यादा सामान्य रूप से भी ये किसी को बच्चों को भी बता देते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा किया जाता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी में कंफ्यूज मत होइएगा। छोटा सा ही कोई एग्जाम था, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो वो इसी में गड़बड़ कर गया, इसी में गलत करके चलाया था। वो कर्क रेखा पूछा था, सामान्य रूप से सिविल सर्जन नहीं पूछेगा, और वो जो है ये साउथ वाला लगा के चलाया था। का सर हमको कंफ्यूज कर गए। खैर जाने दीजिए, आप ऐसी गलती न करें। ठीक है, अब ये 23 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों रेखाएं क्यों खींची सामान्य रूप से? ठीक है, 24 भी खींच सकते थे, 23 भी खींच सकते थे, 23.5, 22, 20 कुछ भी खींच सकते थे। कहते 20 इधर कर देते, 20 उधर कर देते। ये देखिए अभी कर्क रेखा हो गई। ठीक,
तो इनका जो रोल है वो ये कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर, सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में पड़ती हैं। चार तिथियां तो आपको मालूम ही है। एक 21 जून कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। ये 4 डेट मालूम है, लेकिन क्या इसके अलावा वो लंबवत पड़ती नहीं सूर्य किरणें? पड़ती हैं, हर रोज किसी न किसी स्थान पे लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ी, तो 22 जून को इससे इधर नहीं पड़ेगी, 22 जून को थोड़ा सा नीचे वाले अक्षांश पे पड़ेगी। 23 जून को ऐसे ही आप अब जुलाई में आ जाइए, जुलाई में हो सकता है यहाँ पड़ेगी, अगस्त में हो सकता है यहाँ पड़ेगी, और नीचे आ जाइए सितंबर में तो यहाँ पर आना ही है, सितंबर में यहाँ पे पड़ेगी 23 सितंबर को, यहाँ आप 0 डिग्री जानते हैं। 23 सितंबर के बाद फिर ऐसे क्रमशः अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर को यहाँ पर, फिर 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को फिर इधर, ऐसे। तो क्या हो रहा है, सूर्य की लंबवत किरणों का खिसकाव क्रमशः जो है कर्क और मकर रेखाओं के बीच वर्ष भर होता रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ेंगी। अभी हम एक आपको वो फैक्ट लिखवाएंगे, बुक्स में भी है, और उस पर क्वेश्चन भी बहुत लड़के तैयार भी करते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, अंटार्कटिक वृत्त पर तो कोई देश है ही नहीं है, आर्कटिक वृत्त पर कोई देश स्थित है। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अगर आपको मैप बहुत अच्छी तरह जानना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैप में एकदम अक्षांश देशांतर पे किसी देश की स्थिति या ये सारी चीजें देखिए, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा देश कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सा देश कर्क रेखा के दक्षिण में है, कौन से देश कर्क और मकर के बीच में है। ये भी हो सकता है कि कुछ देश ऐसे हों जो, जैसे आपका अपना ही देश है, जो उसका कुछ भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, कुछ के आधा भाग लगभग कर्क रेखा के उत्तर में है, आधा भाग दक्षिण में है। तो इस तरीके से बहुत सारे देश हो सकते हैं भाई, कोई ये तो संभव है नहीं कि एक लाइन पर कोई देश स्थित हो, उसका कुछ भाग उत्तर कुछ भाग दक्षिण होगा, विषुवत रेखा पर भी, मकर रेखा पर भी ऐसे। लेकिन जो देश पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है, उनके बारे में ये फैक्ट आपको जानना पड़ेगा कि वहां सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि निम्न में से किस देश में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती। 3 देशों का नाम ऐसा देगा जो इसके बीच में पड़ते हो, इसके थोड़ा भी उत्तर में नहीं, कोई भी भाग उत्तर में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर भारत का नाम दे दिया तो भारत में आप कह भी सकते हैं तब ये तो क्वेश्चन ही गलत है। भारत का कुछ पोर्शन तो जो है उत्तरी गोलार्ध, वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ रहा है। तो ऐसे देशों का नाम देगा जो इन्हीं दोनों के बीच में स्थित हो। 3 और एक कोई देश या तो इधर या इधर का दे देगा, जो कर्क रेखा के उत्तर में ही पूरी तरह से हो या मकर रेखा के दक्षिण में ही पूरी तरह से। तो अगर देशों की स्थिति आप जानते हैं तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही भारत के संदर्भ में भारत के राज्यों, कुछ प्रमुख शहरों के बारे में आपको जानना चाहिए कि वो खासकर उस रेखा के इर्द गिर्द जो शहर हैं, आप यूपीएससी में देखिएगा, यूपीएससी में बड़ा सटीक इस तरीके से देता है कि उसी के इर्द गिर्द वाले ही शहर, अगर ऐसे ही ऊपरी सतही तौर पे आप पढ़े हैं तो आपको ये लगेगा कि अरे ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, वहीं पे
तो थोड़ा सा ये भी इस तरीके से भी पढ़ के अपने आप को तैयार रखिएगा कि अगर कुछ शहरों के नाम दे के ऐसे कहे कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में, तो इस तरीके से भी जो है थोड़ा याद कर लिया। राज्यों के बारे में तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको होगा ही कि कौन से राज्य पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन से राज्य पूरी तरह से कर्क रेखा के दक्षिण में। ठीक है, तो सूर्य की किरणें इन दोनों रेखाओं के मध्य ही वर्ष के किसी न किसी दिन लंबवत पड़ती। हाँ अच्छा, इको कर रही थी। वर्ष के किसी न किसी दिन ये लंबवत पड़ती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी कारण से ये कर्क रेखा और मकर रेखा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, और इस बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि साल भर कहीं ना कहीं जो है ये अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है अधिक उष्मा प्राप्त करता है और गर्म प्रदेश है, इस कारण से इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो एक उष्ण कटिबंध वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये रेखा आर्कटिक वृत्त, थोड़ा सा हम ये ज्यादा नीचे बना दिए हैं, और अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस रेखा के उत्तर में, यानी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में ऐसी स्थिति होती है कभी न कभी, एकदम ये मत कहिएगा कि 6 महीने दिन यहीं से शुरू हो जाता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली स्थिति। ऐसी स्थिति अभी हम समझा रहे हैं उसको कि क्यों नहीं होता, वो पोल पर ही होता है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ऐसी स्थिति इसमें जरूर होती है कि 24 घंटे सूर्य चमकता रहता है, चाहे कुछ ही दिन के लिए हो, 24 घंटे सूर्य जो है वहां चमकता रहता है। वो कैसे, वो हम अभी आपको समझा रहे हैं। ये इतना फिगर आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं। मैं ये चर्चा कर रहा था, ये पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा के संदर्भ में ये 4 स्थितियां मैंने आपको दिखाया, सामान्य रूप से आप देखे भी होंगे। इस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस फेस पे पड़ रहा है, तो स्थिति क्या होगी कि आधे भाग पर जो है प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, और आधा भाग जो है डार्क में चला जाएगा, ये यानी यहाँ अंधेरा रहेगा, रात्रि का समय है। अब ये स्थिति जरा देखिए, पूरा ऐसे यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या होगा कि 24 घंटे ऐसे ही पृथ्वी घूमेगी ना, इसके लिए जरा यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर इस भाग पे प्रकाश अगर पड़ रहा है, ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, इतने भाग पे, आधे भाग पर ही प्रकाश पड़ेगा, हम ऐसे अगर बना दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है या जिसका घर है या जो भी उपस्थिति उसकी है, तो ये पृथ्वी ऐसे घूम तो रही है ऐसे अपने अक्ष पे, 24 घंटे देखिए उसको दिन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसको इतने पोर्शन तक तो दिन मिलेगा, लेकिन जो इधर जाएगा उसको रात मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होगा पूरा देखिए उसको जो है दिन ही दिन मिलेगा, ठीक है, 21 जून। तो 21 जून वाली ये स्थिति होगी। ऐसे ही जब पृथ्वी यहाँ आ जाती है, ये आप देखिएगा ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये देखिएगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको जो है 24 घंटे रात्रि मिल गई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि 24 घंटे की रात हो गई, और यहाँ पर जो व्यक्ति यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो व्यक्ति है उसको जरा देखिए, ये 24 घंटे उजाले में है सूर्य के प्रकाश में, ये स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति बनती है हमेशा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। और जरा नॉर्थ पोल
और साउथ पोल की भी स्थिति देखिए। नॉर्थ पोल पर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं, तब भी यहाँ पर उजाला है। ये ठीक है। अब इसके बाद जब ये पृथ्वी इधर झुकेगी, यानी जैसे जैसे यहाँ से जो है, यहाँ से इधर की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो क्रमशः जो है इधर की ओर झुकाव बढ़ता है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये सूर्य की किरणें इधर लंबवत पड़ेंगी, यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा सा उजाले में रहेगा, यानी 24 घंटे। उसके बाद यहाँ वाला, यानी अगर अक्षांशों की बात करें तो 90 डिग्री से अब एक दिन, 2 दिन या 10 दिन बाद पता चलेगा 89, 85 डिग्री पे 24 घंटे दिन वाली स्थिति बन गई। फिर 80 डिग्री पे 24 घंटे दिन वाली, ऐसे घटते घटते 66.5 डिग्री तक आएगा ये, जहां पर 24 घंटे दिन वाली स्थिति बनी है। लेकिन 66.5 डिग्री से दक्षिण भले कितनी भी छोटी रात हो, होगी जरूर, 24 घंटे दिन वाली स्थिति नहीं होगी। और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी यही चीज होगी। जब ये घूम के इधर चला जाएगा, यानी ये पोर्शन डार्क में रहेगा, यहाँ पर 24 घंटे रात्रि वाली स्थिति बनी रहेगी। तो इस कारण से ये 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का कॉन्सेप्ट आया। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक। तो ये 66.5 डिग्री वाला ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। इसके बाद इतने चीजें जब आप समझ लिए, तो ये एक आप जान जाइए कि 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे लंबवत और 21 मार्च को कर्क रेखा पे, सॉरी 21 मार्च को भी विषुवत रेखा पे लंबवत, यानी इन दोनों तिथियों को विषुवत रेखा पे ये सूर्य किरणें लंबवत। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एक डेट दे दिया और बताया कि निम्न में से किस तिथि को या इस तिथि को सूर्य की या ऐसे ऐसे पूछ दिया, निम्न में से किस तिथि को सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जान भी गए होंगे, लेकिन किस किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 मार्च से लेकर यहाँ 21 जून गया, फिर लौट के आया 23 सितंबर तक। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, केवल जाना नहीं, आना भी। 23 सितंबर तक, 21 जून के बाद फिर ऐसे क्रमशः लौटेगा ना, 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगा। अब 23 सितंबर के बाद ये दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत किरणें पड़ेगी। ठीक है। तो किस तिथि को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, तो याद रखिएगा वो तिथि अगर 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में है, तो उस तिथि को सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। और अगर वह तिथि 23 सितंबर से लेके और 21 मार्च के बीच में है, तो उसे क्या कहा जाएगा, माने वो जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, सामान्य रूप से ये सारी चीजें तो आप जान ही रहे हैं, मैक्सिमम चीजें हो सकता है पढ़े भी, एक दो चीजें जो कम ऐसे चर्चा में। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, छोटा सा ही बना रहे कि 21 मार्च को कर्क रेखा पर सूर्य का आपतन कोण कितना होगा। विषुवत रेखा पर तो आप जान रहे हैं
वही जो हम जो कर रहे हैं बात की विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ेंगी, वही आपतन कोण है। 21 मार्च को सूर्य का आपतन कोण विषुवत रेखा पर 90 डिग्री है। आपतन कोण का मतलब कि अगर यहाँ एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, जो लोग वृत्त पढ़े होंगे जान रहे होंगे, स्पर्श रेखा खींच, या फिर अगर वृत्त वैसे मैथ से नहीं है तो ये जान जाइए कि एक अगर कोई भी गेंद ले लीजिए और यहाँ विषुवत रेखा को ठीक टच करते हुए एक लाइन ऐसे एक पेपर ऐसे रख लीजिए, तो सूर्य की जो किरण पड़ रही है इस पेपर पर, वह किरण जो है, ये जो किरण पड़ रही है, इस किरण और इस पेपर के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसी को आपतन कोण कहेंगे, सूर्य का आपतन कोण। अगर आप ऐसे अगर पूछता है कि आपतन कोण करके तो इस तरीके से, और नहीं तो अगर पूछता है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब 90 डिग्री पर लंबवत विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां पर कोण का मान जो है 0 है, यानी 0 डिग्री पर है 0 डिग्री अक्षांश पर कोण का मान 90 डिग्री है, और 90 डिग्री अक्षांश पर कोण का मान है 0 डिग्री। यानी उत्तरी ध्रुव, इसको 90 डिग्री कंफ्यूज जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर कोण का मान है 0 डिग्री और विषुवत रेखा पर कोण का मान है 90 डिग्री। यानी 0 से एक एक अक्षांश बढ़ते जाने पर एक एक डिग्री कम होता जा रहा है। एक एक अक्षांश जैसे बढ़ते जा रहे हैं एक एक डिग्री कम होता जा रहा है, और यहाँ 90 में पर जब पहुंच जा रहा है तो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ ना। तो बस ऐसे ही आप निकाल लीजिए, 90 में से उतने अंश, मान लीजिए 10 डिग्री अक्षांश पे पूछ रहा है, 10 डिग्री अक्षांश पर, और ये कब बता रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं, उस समय आपसे पूछ दिया कि 10 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें कितने अंश का कोण बना रही है, या सूर्य का आपतन कोण, सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना है, तो आप सीधा सीधा एकदम गणित है, 90 में से 10 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 80। आप इजीली बता सकते। पूछ के, अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा पर कितने अंश का कोण बन रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 90 में से 23.5 घटाइए, 66.5 आ जाएगा, 66.5 डिग्री। कर्क रेखा पर 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त पे आप सीधे बता सकते हैं 23.5 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री। जो चीज उत्तरी गोलार्ध में लागू होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में लागू होगा। और थोड़ा कठिन कर दिया क्वेश्चन को, ये तो मान लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर वाली स्थिति हो गई, जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है किरण। अगर पूछ दिया कि 21 जून को आर्कटिक वृत्त पर कितने अंश का कोण बनेगा, या 21 जून को विषुवत रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती हैं सूर्य की किरणें। 21 जून को आप जान रहे हैं कर्क रेखा पे लंबवत बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे याद रखिए, जहां पर लंबवत बना रही है वहां से देख लीजिए जो पूछ रहा है उसके बीच कितने अक्षांश हैं। दूसरे साधारण बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से आप कितने, एक कदम को एक अक्षांश अगर मान लें तो आप कितने कदम वहां तक चलेंगे, उसको 90 में से घटा दीजिए, बस यही डिफरेंस, यही आ जाएगा कि अगर आपसे पूछ रहा है कि 21 मार्च को तो हो गया, 21 जून को सूर्य की किरणें आर्कटिक वृत्त पर कितने अंश का कोण बना रही हैं, तो आप जो है पहले अंतर निकालिए, 66.5 में से 23.5, 43 डिग्री। अब इस 43 को, यदि इतना ही चले ना, यहाँ से यहाँ तक 43 चले, 43 में को जो है 90 में से घटा दीजिए, 47 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है, तो आप देखिए 23.5 से यहाँ तक कितना जाए, 66.5,
यहाँ पे 23.5 का कोण बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करें। अब अगर उल्टा पूछता है, यहाँ इस दिशा में, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पूछ रहा है विषुवत रेखा पर, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 23.5 डिग्री चले आप, यहाँ पर भी 66.5 का कोण बनाएंगे। यहाँ पूछ रहा है मकर रेखा पे, तो 23.5 ये और 23.5 ये, इन दोनों को जोड़ दीजिए 47, और उसको 47 को 90 में से घटा दीजिए 43 डिग्री का। इस तरीके से अगर आपतन कोण पूछ देता है, अभी तक सामान्य रूप से हम कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। नहीं पूछा है तो सामान्य रूप से यही जो फेमस कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में ही पूछे। तो अब ये चीज आपतन कोण के बारे में ये स्थिति आप जान गए। इसके बाद कर्क और रेखाओं पर स्थित देश, अंटार्कटिक पर तो है नहीं, आर्कटिक। कर्क और मकर रेखाओं पर स्थित देश, बहुत सारे ट्रिक वगैरह शब्दों का इधर उधर जो है अक्षरों को सेट करके बनाए जाते हैं, तो वो बहुत कामयाब मुझे नहीं लगते। बाकी अगर उससे आपको तैयार हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। हम मैप पर ही इसको पढ़िए। अब देखिए, अब जो ज्योग्राफी शुरू हो रही है ना, इसको मैप पर पढ़ने की बहुत आवश्यकता है कि आप मैप पे देखिए कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, और मैप तो इस तरीके से पढ़िए कि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तब भी मैप देखिए। किसी देश की स्थिति आती है, उससे संबंधित न्यूज आता है या जो भी चीज, उसको देखिए मैप पे वो कहाँ है। ये सिर्फ तैयार करने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि वही चीज पूछ देगा। उसको देशों की स्थिति अपने दिमाग में ठीक से बैठाने के लिए उसको मैप में देखते रहेंगे ना। कोई भी देश, घाना के बारे में पूछते हैं, घाना कहाँ है? सामान्य रूप से आप जानते हैं पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, गिनी, पश्चिम, ये सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस देश को देखिए, उसके अगल बगल के कुछ देश देख लीजिए। इस तरीके से मैप पे देशों की स्थिति थोड़ा कर्क रेखा और मकर रेखा से भी टैली कर लीजिए कि कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है, इस तरीके से। तो अगर ये सब करेंगे तो मैप आपका एक तरीके से लगभग तैयार हो जाएगा। और मैप अगर आपका तैयार है तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके आधार पे गेस करने में आसानी रहती है। आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके, अरे ये तो ये है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता है। अब आपको एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, पूछा था जलवायु, सामान्य रूप से आप जानते हैं कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय जलवायु इसको कहा ही जाता है, जलवायु पाई जाती है। और इस जलवायु की विशेषता क्या है? इस जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ पर लगभग प्रतिदिन दोपहर बाद मूसलाधार बारिश होती है, यानी बहुत वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इसके इर्द गिर्द का ये क्षेत्र है, ठीक है। और अभी विषुवत रेखा पे स्थित देश भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए इन दोनों को कनेक्ट करके कैसे पूछा था क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है? ठीक है, देश का नाम दे दिया था। अब यहाँ पर गेस करना, अगर आप जलवायु के बारे में नहीं जानते हैं, विषुवत रेखा पे स्थित देशों को नहीं जानते हैं, तो वैसे अगर गेस सही हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जानिए कि विषुवत रेखा पे स्थित जो भी देश होंगे वहां लगभग प्रतिदिन दोपहर बाद मूसलाधार बारिश। और भी जलवायु के और सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसमें जो दिया था अफ्रीका के कुछ कंट्रीज भी थी, उसमें एक गैबन था। गैबन आप जानते हैं कि अफ्रीका का देश है, विषुवत रेखा पे स्थित है। तो उसके अलावा जो भी ऑप्शन थे वो सब इधर उधर के थे। कोई कर्क रेखा के पास था, कोई मकर रेखा के पास था, कोई और भी उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध में था। तो उस तरीके के देश थे। तो वहां पर गेस ही करना है। जानते हैं तो अच्छी बात है, सब तो याद नहीं कर सकते कि इस देश में जो है, यहाँ पे आपको गेस ही करना है। तो अगर देशों की स्थिति जानते हैं तो वहां पर जो है आप इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। और जलवायु वाला क्वेश्चन बहुत सारा आप गेस कर सकते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो याद आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तो सबसे बढ़िया है। तो देशों की स्थिति मैं बता दूं कि कर्क रेखा पर स्थित देश, उसको याद आप करेंगे। मैप ले लीजिए, मैप में हम हमेशा पश्चिम से शुरू करते हैं।
पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप से शुरू करते हैं और क्रमशः एक एक महाद्वीप के देशों को याद करते जाते हैं, वैसे ही हमको याद है। तो आप अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा में पश्चिम से अगर आप शुरू करेंगे तो अमेरिका महाद्वीप, इस चीज को आप जाके मैप पे देखिए, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हवाई द्वीप से होकर गुजरती है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित देश, इसमें उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, उत्तरी अमेरिका इसके देश हैं, ये हवाई द्वीप जो यूएसए का क्षेत्र है, हवाई द्वीप ब्रैकेट में यूएसए लिखा। दूसरा मैक्सिको, और तीसरा है आपका बहामास, जहां पर कैरिबियन द्वीप हैं वहीं पे ये बहामास द्वीप है। ठीक है, तो ये हवाई द्वीप न करके हो सकता है अगर दे दे यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका अगर से दे, तो अगर यूएसए दिया है तब भी जो है चूंकि हवाई द्वीप यूएसए का ही क्षेत्र है तो इस पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो 3 देश ये याद रखिएगा, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास, ये उत्तरी अमेरिका से हो गए। इसके बाद ये रेखा क्रमशः आगे बढ़ेगी, अफ्रीका से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। तो अब अफ्रीका से होकर गुजरेगी, पश्चिम से शुरू कीजिए। अफ्रीका, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, और मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, मिस्र या इजिप्ट। इतने देश, 1 2 3 4 5 6 7 देश, संख्या भी याद कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि हो सकता है अगर कहीं भूल रहा हो तो थोड़ा सा आपको याद आ रहा है 7 देश हैं, कोई भूल रहा है क्या, तो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग पे जोड़ डाले क्या है। 3 देश जो है उत्तरी अमेरिका से, 7 देश अफ्रीका से, इसके बाद एशिया में प्रवेश कर जाती है वो करके। अगर पश्चिम से चल रहे हैं तो एशिया में प्रवेश करती है। सबसे पहले इसको मिलता है सऊदी अरब, सऊदी अरब। दूसरा देश मिलेगा, उसी रेखा पे आगे बढ़िए, दूसरा देश मिलेगा आपको यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा देश मिलेगा ओमान। ये 3 देश, ठीक है। इसके बाद रेखा हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है और हिंद महासागर में चलते चलते आगे सीधे भारत आ जाता है। भारत, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो हम इसमें अगर समय मिल गया तो लिखवा देंगे, और नहीं तो जो है अगले उसमें लिखवा देंगे अगले सेशन में कि भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत हो गया, भारत के बगल में बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। और 4 8 याद रखिएगा, 8 देशों से होकर, एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। 3 7 8 ऐसे याद रखिएगा। मन करे तो जो ब्रैकेट में 3 7 8 ऐसे कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। और जो मैंने तरीका बताया उससे आपका मैप वाली भी स्थिति क्लियर होगी, देशों की स्थिति
अगर उस तरीके से याद करें। बाकी जो ट्रिक वगैरह बना के और देते हैं तो वो अगर उससे आपको कोई सुविधा होती है तो हमें कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हमने किसी ट्रिक से याद नहीं किया है, ऐसे याद किया है। ट्रिक का जहाँ हमको लगता है वहाँ जो है हम भी यूज करते हैं। भाई कहीं से हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज को जो भी आपके एजुकेशन में वृद्धि कर रही है उस चीज को एकदम से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि किन किन चीजों से क्या क्या फायदा है। इससे जो फायदे हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि पश्चिम से शुरू कीजिए, ठीक है, और एक एक महाद्वीप के देशों को याद करते जाइए और एक ही बार में सारा लिख दिया जाएगा। अगर एट रैंडम लिख दिया जाएगा ना तब आपको जरूर भूलेगा, लेकिन देशों के हिसाब से हमें याद ऐसे ही, ठीक है, देशों के हिसाब से उनके क्रम के हिसाब से अगर आपको याद है तो ये इजीली याद हो जाएगा। तो कोशिश करके देखिएगा, अगर ऐसे याद अगर सुविधाजनक लगता है तो ऐसे आप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा विषुवत रेखा पर स्थित देश। जो मैं अभी बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा के निम्न में से किस देश में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो खासकर अरेबियन प्रायद्वीप और उसके आसपास वाले जो खाड़ी देश हैं वहां पर एकदम ठीक से स्थिति देख लीजिएगा। उन्हीं देशों को दे के, छोटे छोटे देश हैं, उन्हीं देशों को दे के उन्हीं में से पूछ देगा, 3 इनमें से दे देगा और एक कोई जो है कोई देश ऐसा दे देगा जो वहीं पे होगा। और आपको अगर ठीक से मैप को नहीं देखे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में, ठीक है। जैसे कतर हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, ये सब और जो छोटे मोटे और देश हैं वहां पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ेंगी क्योंकि वो कर्क रेखा के उत्तर में से। तो इस तरीके से जहां पर बहुत छोटे छोटे देश हैं वहां पे जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से उसको अपने उसमें दिमाग में बैठा जाएगा। ये विषुवत रेखा पे स्थित है। विषुवत रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती ही नहीं है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। पहली चीज ये देखिएगा कि विषुवत रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, ठीक। तो दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश? 3 ही देश यहाँ भी है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 देश। अब आ जाइए अफ्रीका में। जब आती है तो अफ्रीका में जो मुख्य भूमि है उससे जस्ट पहले एक 2 द्वीप हैं, दोनों मिला के एक ही देश कहे जाते हैं। उनका नाम थोड़ा सा बहुत परिचित माने नहीं है और चर्चा में नहीं है, इस कारण से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको याद करिए। उस द्वीप का नाम है, द्वीपीय देश का नाम है साओ टोमे और प्रिंसिपी। साओ टोमे व प्रिंसिपी। ये 2 द्वीप हैं और वो एक ही देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाते हैं। साओ टोमे और प्रिंसिपी यहाँ से होके गुजरती है। इसके बाद मुख्य भूमि में ये रेखा आ जाती है और पहला जो देश पड़ता है गैबन। इसके बाद कांगो रिपब्लिक है, कांगो छोटा सा देश है, कांगो रिपब्लिक कहा जाता है। इसके बाद एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसे जायरे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो है दोनों में अंतर करने के लिए जायरे लिख दे रहे हैं, जायरे उसका पुराना नाम। तो ये ध्यान दीजिएगा कांगो रिपब्लिक और अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है तो वो दोनों अलग अलग देश है, दोनों अगल बगल ही हैं, पड़ोसी देश हैं, लेकिन जो है ये ध्यान दीजिए। जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया।
1 2 3 4 5 6 7 7 देश जो है ये अफ्रीका के विषुवत रेखा पे स्थित है। उसके बाद एशिया महाद्वीप में आती है ये रेखा। तो आप जानते हैं भारत के दक्षिण में एक देश है मालदीव। इंडोनेशिया, और एक और देश है किरिबाती, द्वीपीय देश है किरिबाती। साओ टोमे व प्रिंसिपी, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहने वाले देश नहीं है, तो नाम थोड़ा सा याद करने में भूल जाता है। मालदीव, इंडोनेशिया वगैरह सब जानते हैं। किरिबाती है ये, किरिबाती। थोड़ा सा ये डार्क नहीं चल रहा है तो हो सकता है साफ नहीं दिखाई दे रहा। किरिबाती है। तो ये 3 देश जो है एशिया महाद्वीप से हो गए। दक्षिण अमेरिका से 3 देश, एशिया महाद्वीप से 3 देश, और अफ्रीका महाद्वीप से 7 देश। ये कहाँ है? विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बाद मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर स्थित है। ये दूसरे पेन से लिख रहे हैं, हेड में है थोड़ा डार्क रहेगा। मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है, बट ये एशिया से नहीं गुजरती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश? पश्चिम से फिर शुरू कीजिए। चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। 4 देश। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्राजील से विषुवत रेखा भी अभी आप पढ़े होंगे, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील। और यहाँ पर दक्षिण मकर रेखा का भी देखिए, ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत में से 3 रेखाएं गुजरती हैं। 3 महत्वपूर्ण रेखाएं कहेंगे, अक्षांश रेखाएं नहीं। अक्षांश रेखाएं तो सभी देशों से बहुत सारी गुजरती हैं, सब अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री 2 डिग्री। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, 2 महत्वपूर्ण रेखाएं जिस देश से होकर गुजरती हैं वो एकमात्र देश ब्राजील। और किसी देश से होकर 2 महत्वपूर्ण रेखाएं अर्थात ये कर्क, मकर और विषुवत में से नहीं गुजरती, तो ब्राजील हो गया। फिर अफ्रीका में जब ये रेखा पहुंचती है, इस रेखा पे आगे बढ़िए, तो अफ्रीका में जब आप पहुंचेंगे तो अफ्रीका में सबसे पहले आपको मिलेगा नामीबिया। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, और दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक। ये अफ्रीका की मुख्य भूमि के ये 4 देश। और इसके ठीक बगल में ही आप देखेंगे एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर, समय देखते रहिएगा, बोल दीजिएगा। ये जो है मकर रेखा पे स्थित अफ्रीका के देश है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से ये रेखा जो है गुजरती ही नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। और आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया उसी में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही एक देश भी है जो मुख्य उसका देश है, वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये चीजें देखिएगा।
हेलो 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 Achilles, yes please. एक्चुअली आवाज आप लोगों की नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो ठीक है, हम टाइम देख के और टाइम ओवर होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ये अब देशों की स्थिति, ये देशों को याद रख जाइएगा और इस पर किन किन तरीकों से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है ये मैंने आपको बताया ही। कि एक क्वेश्चन और पूछा है,